नमस्कार दोस्तों। आदित्यनाथ ने कहा सनातन की ध्वजा अब झुकने वाली नहीं। और वो दावा करते हैं कि आस्था का इतना बड़ा समागम कभी नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। आज आस्था के नाम पर जो हो रहा है वैसा कभी नहीं हुआ। वासुदेव जग्गी, जिसके यहां नरेंद्र मोदी भी मत्था टेकते हैं, अमित शाह भी मत्था टेकते हैं, वह नाचते हुए किस तरीके से और वह रूप दिखा रहा था जो पूरी तरीके से सनातन धर्म के खिलाफ है। वो अर्धनग्न करके लड़कियों का जो पूजन अर्चन और न जाने क्या क्या दिखवाता है, वह सनातन धर्म के खिलाफ है। वह सनातन धर्म के खिलाफ है जो वो 1997 में अपनी पत्नी को संदिग्ध परिस्थितियों में मर जाती है, मार देता है या क्या होता है, उसके ससुर के मुताबिक उसको मार दिया जाता है और उनके आने के पहले 100 जला दिया जाता है। फिर कहता है वो समाधि हो गई। इसी तरीके से जब दो लड़कियों का पिता कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट जांच का आदेश देता है, तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है जांच करने से भी। यानी अब पूरे खेल को समझ लीजिए। वो तमिलनाडु पुलिस पर रोक लगा देता है कि वो वहां अंदर जाके जांच नहीं कर सकते, पूछताछ नहीं कर सकते। किसके दबाव में ये हो रहा था? ये डीप स्टेट था या हमारे देश की न्यायपालिका का मोदी के चरणों में झुक जाना था, सत्ता के चरणों में झुक जाना था, या कुछ और था, या सनातन धर्म को खत्म करने वालों के साथ खड़े हो जाना था? सवाल यहां। तो सनातन धर्म कुंभ, महाकुंभ के नाम पर जो हजारों लोग अभी तक लापता हैं, सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा गए, उसकी संख्या बताने तक से जो सरकार डर रही हो, वो कह रही हो सबसे बड़ा समागम था। चलिए यही बात कर लेते हैं। 1954 में जब देश आजाद होने के बाद पहली बार कुंभ हुआ, उस कुंभ का आयोजन तत्कालीन कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ। उसमें उस समय 12 करोड़ लोगों ने स्नान किया और यह संख्या उस रजिस्टर के मुताबिक उससे भी ज्यादा लोग जो बगैर रजिस्टर आए। यानी अब आप इससे समझ सकते हैं, और यह हाई कोर्ट के जस्टिस की कमीशन रिपोर्ट में, तब आप समझ सकते हैं। और जब यह होता है, उस समय भारत की आबादी थी 36 करोड़। यानी 36 करोड़ आबादी में 12 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया। तो अब आप जोड़ लीजिए, और आज भारत की आबादी, नरेंद्र मोदी कहते हैं 142 करोड़ है, और 142 करोड़ में कितनों ने स्नान किया? उसका रजिस्ट्रेशन कहां हुआ, कहां पर दर्ज किया गया, कोई पता नहीं। जहां यह पता नहीं चल पा रहा है महीने भर में कि कितने लोग उस भगदड़ में मरे, वहां यह कहा जाता है। और उस समय 1954 में भगदड़ में कितने लोग मरे, इसको छिपाया नहीं गया था, यह बताया गया था। और उस समय समझ लीजिए, इस भगदड़ में जो 14 जनवरी से 3 मार्च तक कुंभ हुआ था उस समय, और उस कुंभ के समय में भयंकर सर्दी थी क्योंकि जनवरी का महीना था,
और इसमें भी मौनी अमावस्या के दिन ही भगदड़ हुई थी। और भगदड़ होने की वजह क्या थी? वीआईपी कल्चर नहीं था। भगदड़ होने की वजह थी कि नागा साधुओं से पहले कुछ लोगों ने स्नान कर लिया था, इससे वो नाराज हो गए थे और उन्होंने अपने हाथी दौड़ा दिए थे। और जिन हाथियों के कारण भगदड़ मची और लोग डूब के मरे और दूसरी तरीके से मरे। उस समय के टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के मुताबिक, टाइम्स के मुताबिक 350 लोग कुचलकर या डूबकर मरे थे कुल, 350, और 2000 लोग घायल हुए। यह संख्या है। हालांकि अमेरिका के अखबार, वो इंग्लैंड के अखबार द गार्डियन ने जो लिखा था उसमें लिखा था कि 800 लोग मरे, लेकिन वहीं उनके अंग्रेजी के अखबार उसी इंग्लैंड के टाइम्स ने लिखा था 350 मरे। इसी तरीके से भारत के भी कुछ अखबारों ने इसी तरीके से वर्णन किया। तो कोई संख्या नहीं थी, लेकिन सरकार ने संख्या बताई थी। इस बार सरकार ने संख्या नहीं बताई। अब तक वो जान ही नहीं पा रही है कितने मरे, और सबको अलग अलग किया जा रहा है। कई मेरे अपने जानने वाले मिले जिनके परिवार के 100 को उनके घर भिजवा दिया गया और कह दिया गया वहीं आप देखिए, उन्हें यहां दिखाया ही नहीं जा रहा है। तो यह भी खेल हुआ है। ऐसा तब नहीं था, इतने न संसाधन थे, न सरकार ये कर सकती थी। तो इस तरह से सनातन की ध्वजा जो है ये फहरा रहे हैं। बहरहाल जब ये ध्वजा फहराते हैं तो उसी समय में आप देखिए इनके विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष जो है पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, जो टीएमसी के नेता हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे थे, हर तरह के भ्रष्टाचार, वो अब भाजपा में है, भगवा पहन के घूमते हैं। तो वो कहते हैं मैं सिर्फ हिंदुओं का विधायक। तो जब वो सिर्फ हिंदुओं के विधायक हैं तो हिंदू धर्म या सनातन धर्म यह तो नहीं कहता है। सनातन धर्म तो कहता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और सर्वजन को जो वसुधैव कुटुंबकम कहता है वह कैसे ये कर सकता है? तो धर्म के खिलाफ तो ये खुद है, और नहीं होते तो धर्म के नाम पर जो पाखंड होते हैं वो यही लोग करते हैं, और उसी का नतीजा है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के बूते बने, ये भाषाओं को थोपने के नाम पे राज्यों को लड़ाने का काम करते हैं। अभी तमिलनाडु में इस बात को लेके बड़ा गंभीर चिंतन चल रहा है। जिस तरीके से हिंदी को थोपने का, संस्कृत को थोपने का वहां पर क्रम चल रहा है, वहां की द्रविड़ संस्कृति, द्रविड़ भाषा तमिल को नष्ट करने का काम चल रहा है, उसको लेकर वहां विरोध हो रहा है। भारत में राजभाषा बनाई गई थी, राष्ट्रभाषा नहीं बनाई गई, क्योंकि राष्ट्रभाषा हो भी नहीं सकती। भारत एक गणराज्य है जिसके हर राज्य की अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी बोली, अपना तरीका है। और यदि आप भारत की आजादी के पहले का लेते हैं तो भारत की आजादी के पहले 1939 में उर्दू जो थी वो पूरे भारत की, और वो अफगानिस्तान का भी हिस्सा, पाकिस्तान का भी हिस्सा से लेके तमाम इलाकों तक, तो उर्दू राजकीय भाषा के तौर पर थी। तो ये समझ लीजिए उर्दू भारत में जन्मी है, भारत की बेटी है, ओरिजिनल भारतीय है। जबकि हिंदी में फारसी के भी शब्द हैं, उर्दू के भी शब्द हैं, संस्कृत के भी शब्द हैं, अंग्रेजी के भी शब्द हैं, और स्थानीय बोलियों के भी शब्द हैं। तो यह अंतर है दोनों में। तो यह पहले तो समझ लेना चाहिए कि भाषा के नाम पर लड़ने का कोई औचित्य नहीं बनता है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत के लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है,
भारत के लोगों को उनकी जरूरत की चीजें नहीं दी जा रही। तो इस तरह के ड्रामे होते हैं। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि भारत के उद्योग जगत में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की जरूरत है, उद्योग मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की जरूरत है, ये होगा तो रोजगार का संकट खत्म होगा। लेकिन मोदी सरकार क्या करती है? वो भारत का इतिहास खराब करती है, वो भारत का उद्योग खराब करती है और चाइना पूरे उद्योग पर कब्जा करता है, तमाम पश्चिमी सभ्यताएं कब्जा करती हैं। लेकिन ये क्या सवाल करते हैं, राहुल गांधी कुंभ नहाने गए कि नहीं गए? क्यों जाए? मैं भी नहीं गया, क्यों जाया जाए? राहुल गांधी उस दलित लड़की जिसके साथ हाथरस में रेप हुआ, उसके आंखों के आंसू पोंछने गए थे उस परिवार के। राहुल गांधी उस दलित के घर गए, उस पिछड़े के घर गए, उस आदिवासी के घर गए जिनको आपने प्रताड़ित किया था। वो मणिपुर जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जिनके आंखों में आपने आंसू दिए हैं और जिनके हाथ में आपने बंदूकें दी, सरकारी बंदूकें दी। और यह बात राहुल गांधी तब कह रहे थे, आज साबित हो गया जब वहां के राज्यपाल ने कहा कि सभी लोग अपनी अपनी बंदूकें वापस कर दें जो लूट ले गए। ये लूट ले गए हैं तो आपको इसका मतलब पता है, और पता है तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? अब आप कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे यदि नहीं वापस करी, तो यानी आपको पता है किसको किसको दी गई। तो ये लूट नहीं थी, आपका खेल था वहां आतंक में झोंकने का, आदिवासियों को खत्म करने का। वह सामने आ गया है। उधर देखिए आप, वह भी सामने आ गया कि कैसे आप ये करते रहे। तो राहुल गांधी जब ये कहते हैं उद्योग की बात, तो इसलिए कहते हैं, आपको याद होगा एक कार हुआ करती थी एम्बेसडर, पूर्णतः स्वदेशी कार थी, हिंदुस्तान मोटर्स उसे बनाती थी जो बिरला की कंपनी होती थी। देश में एक प्रतिष्ठा के साथ में, एक सम्मान के साथ में वो गाड़ी देखी जाती थी। नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो कंपनी ही सिर्फ 80 करोड़ रुपए में बिक गई। 80 करोड़ रुपए। सोचिए, एक मर्सिडीज जो है कितने कितने करोड़ की मिलती है, वेंटले कितने कितने करोड़ की मिलती है, और 80 करोड़ में इतनी बड़ी गाड़ी जिसका भारत से लेके सिंगापुर तक पूरी रैली निकाली गई थी, वो कार 80 करोड़ रुपए में बिक गई और उसे फ्रांस की प्यूजो ने खरीद लिया, क्योंकि भारत ने प्रोडक्शन खत्म कर दिया, जिससे कि आपको रोजगार ना मिले, आप परेशान रहो। आपको कितना झूठ पढ़ाया गया इसका एक बड़ा खुलासा होता है। जो ये मॉडल बताते हैं उन्हीं के मॉडल को समझ लीजिए कि आपके लोगों को तो हथकड़ियां बेड़ियां डाल करके अमेरिका से लाया जाता है, लेकिन रईसों को वही वीजा देने का काम होता है कि गोल्ड वीजा दिया जाएगा, आप पैसे दो बस। तो अब पैसे के खेल में सब चल रहा है, और उसी लिए जो बच्चे डंकी रूट से गए वो असल में इस देश के अंदर कुछ नहीं कर पा रहे थे, अपना सब कुछ बेच के पैसा लगा के गए, घर परिवार की संपत्तियां बेच के गए, क्योंकि ये संपत्ति भी उन्हें यहां कुछ नहीं दे रही थी। उन्हें लग रहा था वहां ये पैसा लगा करके वो कुछ कर लेंगे, लेकिन जब वो वहां से बेइज्जत करके हथकड़ियों बेड़ियों में भेजे जाते हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार का मंत्री खट्टर उनका मजाक उड़ाता है। खुद तो कुछ करे नहीं, जो बेचारे कर रहे थे अपना पैसा लगा के, चोरी नहीं कर रहे थे, उनके साथ ये होता है। उनके लिए इस तरह की भावना। अमेरिका से ये नहीं कहते आप तो सौदेबाजी कर रहे हैं, तो यह स्थिति नहीं है। तो यह हालत, बहरहाल अब उसका नतीजा है हम लड़ रहे हैं। तो आपको बताता हूं इनका मॉडल। हर घर जल नल की योजना नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करी थी और इसके नाम पे सर्टिफिकेट जारी किए गए
और सबसे बड़ी बात कि नालंदा जिले के एक जो है डेहरी पंचायत थी, जिसे कहा गया 100% वो जल शक्ति से पूर्ण हो गई, यानी 100% जल नल घर योजना से वो जल जीवन मिशन का जो है पूरा सच उन्होंने, तो जब उसकी पड़ताल की जाती तो पता चलता है जिस गांव के मुखिया से, ग्राम पंचायत के मुखिया से वह सर्टिफिकेट जारी कराया गया, खुद उसके घर में उससे पानी नहीं आता है। तब अब आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है, और इस तरह से हो रहा हो तो यह बिहार का सच है, डबल इंजन की सरकार का सच। और इस सच को जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे। इसके बाद में जो बिहार की राजनीति है वो समस्या बन गई और वहां के लोगों के लिए कोड़ बन गई। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने वहां की राजनीति को वास्तविक विकास में लाने और वास्तविक कार्य करने को लेकर के फोकस किया है, और उसको लेकर के कृष्णा अल्लावारू को वहां प्रभारी बना के भेजा है, और उन्होंने कन्हैया कुमार के साथ मिलकर के पढ़े लिखे युवाओं और सबकी समस्याओं को एड्रेस करते हुए उस पर काम करने का शुरू किया है। उससे तमाम वहां की ट्रेडिशनल पार्टीज को तकलीफ होने लगी है। क्यों? क्योंकि साहब कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तो ये जातिवादी संगठन पार्टियां क्या करेंगे, ये धर्म की राजनीति करने वाले क्या करेंगे और कहां जाएंगे। तकलीफ इस बात की है कि इस देश में धर्म के नाम पे राजनीति होती रहे, जात के नाम पे होती रहे, लेकिन लोगों के हित की राजनीति ना हो। क्योंकि कांग्रेस की राजनीति जनहित को लेके हो, यह अंतर। इसलिए राहुल गांधी से तकलीफ है, इसलिए और तकलीफ है, और इसलिए सनातन को ढाल बनाकर झूठ बोला जाता है, पाखंड किया जाता है, व्यभिचार किया जाता है और कहा जाता है उसकी पताका नहीं झुकने देंगे। तो साहब पताका तो आपने उसकी पहले ही खत्म कर दी, अब तो वो व्यभिचार की पताका है। फैसला तो आपको करना है। जय